हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था विलयन। विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता था, विलेय प्लस विलायक। दोनों को जब हम मिला देते थे तो क्या हो जाता था, हमारे पास विलयन प्राप्त हो जाता था। अब देखो विलयन को पढ़ने से पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर विलेयता को पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि आप जानते हो किसी भी ठोस पदार्थ को या विलेय पदार्थ को जब आप विलायक में घोलते हो तो उसकी एक निश्चित सीमा पर विलेयता निश्चित होती है। जैसे आप शर्करा को पानी में घोलो, वो धीमी गति से घुल रही है। अब आप उसको गर्म कर दो तो शर्करा पानी में क्या होता है, तेजी से घुल जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलेयता क्या होती है, ताप से प्रभावित होती है। तो हम विलेयता की डेफिनेशन देंगे क्या, तो ध्यान से समझना। आप सबसे पहले तो आप क्या ले लीजिए, विलायक पदार्थ जो है वो 100 ग्राम ले लो यहाँ पर इकाई के रूप में। तो विलायक की 100 ग्राम मात्रा ले लो। इस विलायक की 100 ग्राम मात्रा में आप जिस विलेय पदार्थ को घोल रहे हो उस विलेय पदार्थ के कितने मोल अधिकतम घुल जाते हैं एक निश्चित ताप पर, वो क्या होती है, उसकी विलेयता। तो देखो हमारी डेफिनेशन बनती है कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक पदार्थ में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की अधिकतम संख्या क्या कहलाती है, उसकी विलेयता कहलाती है। अब देखो विलेयता यहाँ पर दो प्रकार की होती है। ठोस की द्रव में विलेयता यानी कि ठोस विलेय है जिसको आप द्रव विलायक में क्या कर रहे हो, घोल रहे हो। दूसरा है गैस की द्रव में विलेयता, गैस को क्या करो आप द्रव में विलेय कर सकते हो। तो दो प्रकार की विलेयता है जिसमें हम पहली विलेयता की डेफिनेशन देखो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ठोस की द्रव में विलेयता, अब इसकी डेफिनेशन वही है आपके पास। देखो ये विलेय पदार्थ जो आपने लिया है उसको ठोस बोल दोगे कोष्ठक में, तो हम कहेंगे कि एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ ठोस अवस्था में उसके मोलों की अधिकतम संख्या क्या कहलाएगी, उसकी विलेयता कहलाती। अब देखो यहाँ पर विलेयता की प्रयोगात्मक इकाई और सैद्धांतिक इकाई दो मात्रक होते हैं। वो आपसे मात्रक पूछ लेता है। मात्रक हमारे क्या है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो अपन याद करते ही हैं परंतु इंपॉर्टेंट है मात्रक। तो देखो विलेयता की प्रयोगात्मक इकाई क्या है, प्रयोग करके आपने क्या देखा, 100 ग्राम विलायक लिया, उसमें विलेय पदार्थ कितना घुल रहा है। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि ग्राम प्रति 100 ग्राम। ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ, ग्राम प्रति 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम द्रव विलायक में ठोस पदार्थ कितने ग्राम घुल रहा है, वही क्या हो जाएगी, उसकी प्रयोगात्मक इकाई, प्रयोगात्मक मात्रक हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। दूसरा आता है हमारे पास सैद्धांतिक या फिर गणनात्मक इकाई। सैद्धांतिक में उसका मात्रक ले लेते हैं। देखो अपन किसी भी विलेय पदार्थ को आप क्या करते हो, जब विलायक में घोलोगे तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन आएगा और सांद्रता की इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर। तो इसका भी यहाँ पर क्या हो जाता है, मोल प्रति लीटर मात्रक हो जाता है। अब ध्यान से देखना कि गैस को तो हम बाद में बात करेंगे, पहले ठोस की बात कर रहे हैं। तो ठोस की द्रव में विलेयता की डेफिनेशन दे दी हमने, डेफिनेशन के बाद दोनों मात्रक दे दी। अब देखो जो ठोस पदार्थ को जब किसी द्रव विलायक में घोला जाता है तो उसे निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारक हमारे पास यहाँ पर मुख्य रूप से 3 हैं। पहला है विलेय व विलायक की प्रकृति, दूसरा है ताप का प्रभाव, ताप प्रभावित करता है, तीसरा दाब का प्रभाव हमें पढ़ना है। तो देखो पहला है विलेय व विलायक की प्रवृत्ति। एक सिद्धांत है लाइक डिसोल्व लाइक, लाइक डिसोल्व लाइक। इसका अर्थ होता है समान समान को घोलता है। ध्यान से समझना है इसका मतलब, समान समान को घोलता है। बस आपको इतना सा याद रह गया, ये आपके आगे भी काम आएगा, घोलता है। अब समझना है इसका मतलब। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, एक तो ध्रुवीय जिनमें ध्रुवता होती है, पोलरिटी होती है, प्लस माइनस में वो वहां पर क्या होता है, आवेश पृथक्करण हो जाता है। और एक अध्रुवीय जिनमें क्या होता है, वो वहां पर आवेश का पृथक्करण नहीं होता। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। ये सिद्धांत कहता है लाइक डिसोल्व लाइक कि जो ध्रुवीय पदार्थ होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के विलेय पदार्थ होते हैं, वो ध्रुवीय प्रकार के विलायक में ही घुलते हैं, अध्रुवीय में नहीं घुलते हैं। और अध्रुवीय विलेय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं, वो ध्रुवीय में नहीं घुलते। तो हम कहेंगे यहाँ पर लाइक डिसोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। इस सिद्धांत के आधार पर जो ध्रुवीय विलेय पदार्थ होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं और यहाँ पर ध्रुवीय विलेय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास सिद्धांत आ जाएगा। अब देखो इस सिद्धांत के आधार पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर ले लें कि NaCl ले लो आप, NaCl के बाद आप KCl ले लो, इसके अलावा आप KNO3 ले लो। आप जानते हो सब प्लस माइनस आयनों में टूट जाते हैं, यानी कि ये एक तरह से क्या होते हैं, ध्रुवीय पदार्थ होते हैं।
अब इन ध्रुवीय पदार्थों को क्या करो, जैसे उदाहरण के रूप में अपन देखो पूरा क्या लिखेंगे, उसमें लैंग्वेज तरीके से याद होनी चाहिए अपन को। विलय व विलायक की प्रवृत्ति ठोस की द्रव में विलयता को प्रभावित करती है, कैसे? तो देखो हमारा आंसर होगा कि लाइक डिसोल्व लाइक सिद्धांत के आधार पर ध्रुवीय पदार्थ जो होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देंगे अपन, NaCl, KCl, KNO3 आदि क्या होते हैं? ध्रुवीय प्रकृति के पदार्थ होते हैं। अतः जब इन्हें हम जल में घोलते हैं तो जल भी तो H+OH- होता है, तो जल में घोलते हैं तो ये जल में क्या होते हैं? आसानी से घुल जाते हैं। परंतु यदि आप इन्हें क्या करो, नेफ्थलीन में घोलो, नेफ्थलीन यहाँ पर क्या होता है? अध्रुवीय विलायक होता है, ध्यान देना, अध्रुवीय होता है। तो इस अध्रुवीय विलायक में इन ध्रुवीय को आप घोलोगे तो नेफ्थलीन में ये नहीं घुलते हैं और जल में घुल जाते हैं। तो सिद्धांत हमारे पास क्या हो रहा है? लागू होता है। अब देखो इसके अलावा हम कुछ अन्य एग्जाम्पल ले लें, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल के रूप में I2 ले लो, एसिड सल्फर 8 परमाणु के रूप में पाया जाता है एस्टर जब बनाता है तो आयोडीन और सल्फर को यदि आप क्या करो यहाँ पर अध्रुवीय विलायक, क्योंकि अध्रुवीय होते हैं ये अध्रुवीय विलायक, जैसे उदाहरण के रूप में आप CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये होते हैं हमारे पास अध्रुवीय विलायक। इन अध्रुवीय विलायकों में यदि आप अध्रुवीय पदार्थों को घोलोगे तो घुल जाएंगे और आप इसको क्या करोगे, यदि जल में घोलोगे तो ये कम घुलते हैं यहाँ पर, या फिर विलेयता कम होती। तो देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं आपको, लाइक डिसोल्व लाइक सिद्धांत के आधार पर समान समान को घोलता है, अर्थात जो ध्रुवीय विलेय पदार्थ होते हैं वो ध्रुवीय विलायक में घुलते हैं और अध्रुवीय क्या होते हैं? अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। जैसे एग्जाम्पल NaCl, KCl, KNO3 आदि ध्रुवीय विलेय पदार्थ होते हैं, यदि इन्हें हम जल में घोलते हैं तो जल में क्या होते हैं? आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि जल भी क्या होता है? ध्रुवीय प्रकृति का। लेकिन यदि हम इन्हें नेफ्थलीन में घोलते हैं अध्रुवीय विलायक में तो ये नहीं घुलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसी प्रकार अध्रुवीय वाला दे देंगे, I2 एसिड की यदि हम बात करें तो इनको हम क्या कर सकते हैं? अध्रुवीय विलायक में घोल सकते हैं। CCl4 CH2 में ये क्या होते हैं? विलय होते हैं। दूसरा प्रभाव समझना आप, ताप का प्रभाव। देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करोगे आप? विलायक विलय, दो चीजें ले ली, दो चीजें लेकर अगर आप विलेन बनाना है और उसमें ताप बढ़ाओ तो ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? ताप बढ़ाने पर वहां पर वो जल्दी घुलेगा, उसकी विलेयता अधिक हो जाएगी या फिर कम होगी, उसी चीज को ये बताता है। तो ताप का प्रभाव देखो, लासताले वैज्ञानिक आपने सुन रखा है पहले नाम, उन्होंने दो प्रकार की अभिक्रियाओं पे दिया, उष्माक्षेपी प्रक्रम पे और उष्माशोषी प्रक्रम पे। ध्यान देना, उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की अपन बात करते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में जैसे उदाहरण के रूप में अपन एग्जाम्पल ही याद रखने हैं बेटा आपको, अगर आपने एग्जाम्पल याद रख लिया तो सब कुछ याद है, इससे कम पढ़ो पर एग्जाम्पल याद होनी चाहिए, इन्हीं के नंबर मिलेंगे यहाँ पर। उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के अपन को कौन से एग्जाम्पल लेने? देखो लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सीरियम सल्फेट। यदि हम लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सीरियम सल्फेट को यदि हम क्या करते हैं? जल में घोलते हैं, तो जल में घोलने पर क्या होती है? जैसे इनकी जल में अभिक्रिया होगी तो उष्मा मुक्त होती है। उष्मा मुक्त होती है तो आप समझ गए कौन सी अभिक्रिया हो गई? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण लासताले नियम कहता है कि यदि उष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में हम क्या करें? टी का मतलब टेम्परेचर, ताप को इंक्रीज करें, बढ़ाएं, तो यहाँ पर विलेयता का मान क्या हो जाता है? ठोस पदार्थ की द्रव में विलेयता घट जाती है, कम होती है। आपको एक चीज याद रखनी है, लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सीरियम सल्फेट जल में घोलो, होने वाली अभिक्रिया उष्माक्षेपी होगी, यानी कि अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकलती है, अर्थात उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और लासताले नियम के अनुसार उष्माक्षेपी प्रक्रम में क्या होता है? जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है, ताप बढ़ाने पर क्या होती है? उष्मा एक्स्ट्रा तो निकल ही जाती है, तो निकल जाती है तो उसको अणुओं को उष्मा नहीं मिल पाती, फलस्वरूप क्या होता है? उसकी विलेयता नहीं बढ़ती बल्कि वहाँ पर घटती है। आगे देखो उष्माशोषी प्रक्रम। उष्माशोषी प्रक्रम की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल NaCl, KCl, NaNO3 की हम बात कर लेते हैं। इनको जब आप जल में घोलते हो तो क्या होता है? उष्मा का अवशोषण होता है। जैसे ही उष्मा का अवशोषण होता है तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया क्या होती है? यहाँ पर जल के साथ इनकी अभिक्रिया उष्माशोषी प्रक्रम होता है। और लासताले नियम के अनुसार उष्माशोषी प्रक्रम में क्या होता है? ताप यदि हम बढ़ाएंगे तो ध्यान देना, टेम्परेचर यदि हम इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे तो विलेयता भी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि जैसे ही ताप बढ़ाते हैं ये अणु क्या करते हैं? उष्मा को अवशोषित कर लेते हैं और टूटते हैं और आसानी से क्रिया कर लेते हैं, तो विलेयता भी क्या हो जाएगी? वहां पर बढ़ जाती है। आगे देखो यहाँ पर एक अपवाद है ग्लूबर लवण।
सोडियम सल्फेट Na2SO4 .10H2 10 जल के अणु क्या है, क्रिस्टलन जल की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। यदि ग्लोबल लवण की अपन बात करते हैं तो इनको जब अपन जल में घोलते हैं तो इसकी अभिक्रिया भी क्या है, उष्मा शोषी है। उष्मा शोषी होने के कारण इसकी विलेयता भी क्या होनी चाहिए, ताप बढ़ाने पर बढ़नी चाहिए। परंतु क्या होता है, ग्लोबल लवण की विलेयता जब अपन ताप बढ़ाते हैं तो एक निश्चित ताप 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड यदि हम ताप रखते हैं तो वहां तक बढ़ाएंगे, तब तक तो क्या होगा, इसकी यहाँ पर द्रव में विलेयता बढ़ेगी। लेकिन इससे अधिक ताप जब हम कर देते हैं तो जो जल उपस्थित है यहाँ पर, ये जल क्या होता है, क्रिस्टलन जल के रूप में जो रहता है यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। निकलने के बाद शेष जो बचा आपके पास क्या बचा, Na2SO4 बचता है, जो निर्जलीय रूप होता है। निर्जलीय रूप होने के कारण यहाँ पर अब क्या होता है, इसकी जो जल में विलेयता होती है ना, वो घट जाती है अधिक टेम्परेचर पर। तो ये हमें एक एग्जाम्पल याद रखना है। थर्ड प्रभाव है हमारा दाब का प्रभाव। देखो आप जानते हो कि दाब का प्रभाव हमेशा गैसीय अभिक्रियाओं पे पड़ता है, क्योंकि गैस क्या होती है, समपीड्य होती है। और द्रव और ठोस की बात करें तो द्रव और ठोस में तो क्या होता है, उनके मध्य रिक्त स्थान नगण्य होता है। नगण्य होने के कारण उन पर दाब अगर आप बढ़ाओगे तो वह संपीड़ित नहीं होंगे, यानी कि दाब से किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर दाब का प्रभाव जो है केवल द्रव और यहाँ पर ठोस अवस्था में नहीं पड़ता है, ये केवल गैसीय अभिक्रियाओं में पड़ता है। तो क्योंकि द्रव और जो ठोस होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, तो दाब से किसी प्रकार से ठोस की द्रव में विलेयता प्रभावित नहीं होती। तो ये आपके 3 हो गए। इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, जिनका आपको क्या करना है, रिप्लाई देना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैस की द्रव में विलेयता। हमने ठोस की द्रव में विलेयता पढ़ ली। इसके बाद आती है गैस को जब आप किसी द्रव विलायक में घोलोगे तो उस विलेयता का क्या होगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करेंगे। तो देखो सबसे पहले गैस की द्रव में विलेयता की डेफिनेशन अपन देंगे। ठोस की द्रव में विलेयता की डेफिनेशन हमने दे दी कि एक निश्चित, यहाँ निश्चित ताप ले लो, निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में घुले हुए ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा क्या कहलाती है, उसकी ठोस की विलेयता कहलाती थी। अब गैस की द्रव में विलेयता में क्या हो जाएगा, देखो डेफिनेशन सेम रहेगी। एक निश्चित ताप पर गैस लेंगे पर एक निश्चित ताप पर गैस की जो द्रव्यों में विलेयता होती है, देखो ताप टेम्परेचर स्थिर कर दो, अब आप उसको स्थिर ताप पर द्रव में क्या करो, गैस को घोले जाओ तो उसकी विलेयता भी क्या होती है, एक निश्चित होती है। उससे अधिक अगर आप गैस घोलोगे तो फिर वो नहीं घुल पाती। तो इससे क्या होता है, वो जो द्रव पदार्थ है, वो द्रव पदार्थ क्या करता है, गैस का अवशोषण करता है। तो इसे गैस का अवशोषण के नाम से भी जानते हैं। और इस गैस की द्रव में विलेयता को हम यहाँ पर अवशोषण गुणांक से परिभाषित कर सकते हैं। ध्यान से समझना। देखो मैंने जो लैंग्वेज बताई है थ्योरेटिकल है, पर आप समझोगे तो इजी है। गैस की द्रव में विलेयता पढ़ रहे हैं अपन। हम जानते हैं कि एक निश्चित ताप पर जो द्रव पदार्थ है, उस द्रव पदार्थ में गैस की विलेयता क्या होती है, निश्चित होती है। उससे अधिक आप गैस उसमें नहीं घोल सकते। और द्रव पदार्थ के द्वारा क्या होता है, गैस का अवशोषण किया जाता है, जिसे गैस के अवशोषण के नाम से हम जानते हैं। अब द्रव पदार्थ में गैस की वहाँ पर विलेयता कितनी है, इसे समझने के लिए यहाँ पर अवशोषण गुणांक की परिभाषा दी गई। अवशोषण गुणांक से हम समझ सकते हैं, इसे अल्फा से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान देना, अवशोषण गुणांक की पहली कंडीशन है, एक तो निश्चित ताप होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हमें पता होनी चाहिए। देखो डेफिनेशन याद रखने के लिए, निश्चित ताप होना चाहिए, ताप में परिवर्तन नहीं करना है। निश्चित ताप के साथ साथ यहाँ पर जो दाब है वो 1 atm, 1 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, निश्चित ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर क्या करोगे, विलायक लोगे। विलायक आप जानते हो क्या होता है, द्रव रहेगा। यहाँ पर द्रव विलायक हमने ले लिया। इसका क्या लोगे, विलायक का इकाई आयतन लोगे। विलायक का इकाई आयतन 1 लीटर ले सकते हो आप, या 1 ml ले सकते हो। विलायक के इकाई आयतन में यहाँ पर अब क्या करना है, आपको गैस को घोलना है। तो घुली हुई गैस, तो घुली गैस का NTP, नेशनल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये क्या होता है, यहाँ पर NTP पर जो भी आयतन आएगा, कितने घुल रही है वही क्या कहलाएगा, यहाँ पर अवशोषण गुणांक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो ध्यान देना, निश्चित ताप, ध्यान देना निश्चित ताप और निश्चित दाब पर, दाब कितना, 1 atm, निश्चित ताप व 1 वायुमंडलीय दाब पर विलायक के 1 इकाई आयतन में घुली हुई गैस का NTP पर आयतन क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। एक बार दोबारा सुना, एक निश्चित ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का NTP पर आयतन क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। अब ध्यान देना,
अवशोषण गुणांक जो है उसके आधार पर गैस की सांद्रता को अगर आप मोल प्रति लीटर में ज्ञात करना चाहते हो, ध्यान दो, मोल प्रति लीटर में गैस की सांद्रता को अगर आप ज्ञात करना चाहते हो तो जो अवशोषण गुणांक का यहाँ पर मान आता है तो उस मान में क्या कर दोगे आप, अवशोषण गुणांक के मान में 22.4 का भाग लगा दो तो आपको क्या आ जाएगी, उसकी सांद्रता निकाल सकते हो मोल प्रति लीटर में, ये हो जाएगा। अब ध्यान दो, किसी भी गैस का यहाँ पर अवशोषण कितना हो रहा है, उसको कौन से कारक प्रभावित कर रहे हैं, तो गैस की द्रव्यशीलता को प्रभावित करने वाले 4 कारक आपके सामने प्रेजेंट है, इन्हीं को अपन पढ़ने वाले हैं। पर मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि डिफिकल्ट डेफिनेशन होती है इनकी, तो समझना आप अवशोषण गुणांक कैसे कहेंगे अपन, यहीं मैंने ये आपने भी पढ़ोगे तब भी कोई बात नहीं। अवशोषण गुणांक एक निश्चित ताप, एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का एनटीपी पर आयतन क्या कहलाता है, अवशोषण गुणांक कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। अब अवशोषण गुणांक के आधार पर यदि आप किसी भी गैस की द्रव्यशीलता की सांद्रता को आप यदि मोल प्रति लीटर में ज्ञात करना चाहते हो तो उसका अवशोषण गुणांक का जो हमें मान प्राप्त होगा उसमें 22.4 का क्या कर दो आप भाग दे दो, तो आपको क्या हो जाएगी, उस गैस की घुली हुई मात्रा की सांद्रता आपको प्राप्त हो जाएगी। अब देखो, गैस की द्रव्यशीलता को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं, गैस की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, ताप का प्रभाव, दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव सबसे ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट है। पहली बात करते हैं हम गैस की प्रकृति। अब ध्यान से समझना इसको, वह गैस जो विलायक से अभिक्रिया करती है। गैस तो कौन है, विलय है आपके पास, और विलायक कौन है आपके पास, द्रव। तो जब किसी गैस को आप द्रव विलायक में घोलोगे और वो गैस क्या कर ले, उस विलायक से अभिक्रिया कर ले, या फिर वह गैस उस विलायक में घुलकर आयनित हो जाए तो वो गैस क्या होती है, उस द्रव विलायक में अधिक घुलती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप यहाँ पर HCl ले लो, देखो HCl गैस है, HCl गैस को आप क्या करो, यहाँ पर जल में घोलोगे। आप जानते हो HCl क्या है, अम्ल है। अम्ल क्या करता है, जैसे ही जल में जाता है वो, तो जल में अम्ल आयनित होता है और क्या देगा, H+ आयन देगा, और क्या देगा, Cl- आयन देगा, यही देगा ना। और क्या बचा आपके पास, जल। और आप ये चीज अच्छे से जानते हो कि जो H+ आयन देता है उसको जल का अणु क्या कर लेता है, ग्रहण करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो इस H+ को तो ग्रहण करके जल का अणु क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन परमाणु के पास लोन पेयर रहते हैं, इस H+ आयन को ग्रहण कर लेंगे। देखो ऐसे H+ को ये ग्रहण करते हैं, यहाँ H3O हो जाएगा, प्लस चार्ज किस पर जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर, बचा क्या, Cl-। अब देखो ये गैस क्या हो गई, यहाँ पर जल में डालने पर आयनित हो गई। तो वे गैस जो जल में डालने पर या विलायक में डालने पर क्या होती है, आयनित होती है, ये उससे अभिक्रिया करती है, वो गैस उस द्रव विलायक में अधिक विलयशील होती है। अगर अभिक्रिया नहीं करती है, आयनित नहीं होती है, तो गैस क्या होती है, कम विलयशील होती है। तो HCl क्या हो जाएगा, जल में अधिक विलय होगी। इसके अलावा आप SO2 गैस की बात कर लीजिए। देखो रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, परंतु मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर पूरा डिटेल से लिखा रहा हूँ। SO2 गैस की हम बात कर लेते हैं। SO2 गैस को आप क्या करो, जल में घोल दो। जल क्या है, यहाँ पर लिक्विड है, द्रव विलायक है। जल में जब आप इसको घोलोगे तो देखो यहाँ पर ये आपस में अभिक्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर लेती है। देखो अभिक्रिया कर ली ना SO2 गैस को, जैसे ही जल में आप प्रवाहित करते हो तो H2SO4 क्या होता है, निर्माण होता है। आप जानते हो वायुमंडल में ऑक्सीजन रहती है, जल की नमी रहती है, उससे SO2 गैस क्रिया करके क्या करता है, वर्षा के जल को अम्लीय बना देता है। H2SO4 के रूप में अम्लीय वर्षा होती थी, हमने पढ़ा था 11th क्लास में। संतुलित करनी रहेगी समीकरण और अपन को कुछ नहीं करना। इसके अलावा आप NH3 ले लो, संतुलित करना सबको आता है। देखो यहाँ पर हमें रिएक्शन नहीं लिखनी है, NH3 ले लिया। NH3 को आप क्या कर दो, जल में डाल दो, तो जल द्रव हो गया। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो NH3 को जल में डालोगे आप तो जल तो होता है H+ और OH-। H+ को ये NH3 ग्रहण कर लेता है लोन पेयर। तो देखो यहाँ इस तरह से लिख देता हूँ, H+ को क्या करेगा, ये लोन पेयर ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करके NH4+ बनेगा, और ये OH- क्या हो जाएगा, इसके पास जुड़ जाएगा, तो NH4+ OH- बन जाएगा। तो अब ध्यान से समझना, गैस को आप द्रव में घोल रहे हो तो गैस की प्रकृति क्या करती है, विलेयता को प्रभावित करती है। कैसे, वो पूछे तो आप कहोगे कि वह गैसें जो जल में घुलकर उससे क्रिया करती है या फिर जल में वहाँ पर प्रवाहित करने पर क्या होती है, आयनित हो जाती है, वो क्रियाएं, वो या फिर वो गैसें क्या कह सकते हैं हम, जल में अधिक विलयशील होती है, उस द्रव विलायक में अधिक विलयशील होती है। तथा वह गैसें जो यहाँ पर क्या करती हो, विलायक में घोलने पर उनसे अभिक्रिया नहीं करती हो या उनमें आयनित नहीं होती है, वो क्या होती है, उस द्रव विलायक में विलयशील नहीं होती है या फिर कम विलयशील होती है। पहला एग्जाम्पल तो हमारा ये हो जाएगा, इसका कोई परेशानी इसमें नहीं है ना। अब इसके बाद देखो दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल आता है आपके पास ऑक्सीजन गैस का।
आप जानते हो ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस श्वास में हम लेते हैं, आपको पता है हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन से क्रिया करके HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, बनाती है या नहीं बनाती। तो देखो ऑक्सीजन गैस को विलायक कौन हो गया, हमारा रक्त हो गया, तो हमारे जो रक्त विलायक में ऑक्सीजन गैस की क्या होती है, यहाँ पर उससे क्रिया कर लेती है हीमोग्लोबिन से और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, क्रिया करती है, इसलिए इसकी विलेयता ऑक्सीजन गैस के रक्त में क्या होती है, अधिक होती है। तो वही गैस जो यहाँ पर क्रिया कर रही है विलायक से, वो क्या होती है, अधिक विलेयशील हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। इसके अलावा देखो आप N2 ले लो, थर्ड एग्जाम्पल है N2। N2 के अलावा आप ऑक्सीजन गैस ले लो, N2 ले लो, ऑक्सीजन ले लो, H2 गैस ले लो, कोई सी भी ले लो। ये गैसें क्या होती हैं, यहाँ पर अपेक्षाकृत कम विलेयशील होती है जल में, लेकिन ये क्या होती है, एथिल एल्कोहल में अधिक विलेय होती है। एथिल एल्कोहल, वही एथेनॉल, शराब पीने का। इन गैसों को यदि आप जल में घोलोगे तो ये जल से क्रिया नहीं करती है, नहीं करने के कारण ये जल में कम विलेयशील हो जाएगी, और एथिल एल्कोहल से क्रिया करने के कारण क्या होता है, उसमें अधिक विलेयशील हो जाएगी। अब ध्यान देना, गैसों का जो अवशोषण गुणांक है, उस अवशोषण गुणांक का मान जितना अधिक होगा, यानी कि द्रव में गैस की विलेयता भी उतनी अधिक होगी, क्योंकि उतना ही अवशोषण होगा। तो गैस में अवशोषण गुणांक का मान जितना अधिक होगा किसी भी विलयन में, उसका वहाँ पर द्रव में विलेयता भी गैस की उतनी ही अधिक होगी। कुछ 1 सेमी क्यूब हमने क्या ले लिया, आयतन ले लिया जल का। जल क्या है यहाँ, विलायक, तो 1 सेमी क्यूब द्रव विलायक के रूप में हमने जल ले लिया। इसमें आप भिन्न भिन्न गैसों को क्या करो, घोलो, विलय करो। तो विलेयता किसकी अधिक होगी, तो उस विलेयता का घटता क्रम अगर आपसे पूछे तो ये हो जाएगा, या अवशोषण गुणांक का घटता क्रम, जिसका अवशोषण गुणांक ज़्यादा है विलेयता भी अधिक। तो NH3 गैस की क्या होती है, जल में विलेयता सबसे अधिक होती है, उससे कम HCl की, SO2 की, H2S की, CO2, C2, H2, O2 और H2, यानी कि इसका अवशोषण गुणांक अधिक है तो विलेयता भी अधिक। फिर धीरे धीरे विलेयता और अवशोषण गुणांक का मान क्या होता है, कम होता हुआ चला जाता है। तो पहला हो गया हमारे पास। दूसरा आता है देखो विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति यानी कि वह विलायक जो विलेय पदार्थ से क्रिया करता है, आसानी से क्रिया कर लेगा तो अभी क्रिया होगी तो वो घुलेगी गैस उसमें, तो हम कह देंगे वह विलायक जो विलेय पदार्थ से क्रिया करता है या विलेय पदार्थ विलायक से क्रिया करता है, उसकी विलेयता क्या होती है, उतनी ही अधिक होती है द्रव में। जैसे HCl गैस की यहाँ पर आप बात करो तो HCl गैस बेंजीन की अपेक्षा जल में अधिक घुलती है, क्योंकि HCl गैस अभी रिएक्शन बताया मैंने, जल से क्रिया कर लेती है, तो जल से क्रिया करती तो अधिक विलेय होती है, और बेंजीन से नहीं करती यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन में विलेयता कम हो जाएगी। अगला है यहाँ पर हमारे पास ताप का प्रभाव। अब देखो एक निश्चित ताप तक, एक निश्चित ताप ले लो, निश्चित ताप तक आप किसी भी गैस को क्या कर दो, द्रव में आप घोलो, तो उस गैस की द्रव में विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। परंतु आप क्या कर दो, उस ताप को बहुत अधिक कर दो। अधिक करने पर आप जानते हो कि जैसे ही ताप को अधिक करोगे वो गैस के अणु क्या करेंगे, उस टेम्परेचर को ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने से उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो वो स्थिर रहेंगे, क्या इधर उधर गति करेंगे और वापस निकलने का प्रयास करेगी गैस, तो गैस की विलेयता क्या हो जाएगी, ताप बढ़ाने पर यहाँ पर घटेगी। अगला आता है दाब का प्रभाव। गैस की द्रव में विलेयता पर सबसे पहले अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक था विलियम हेनरी। तो यहाँ पर इसे दाब के प्रभाव को विलियम हेनरी ने दिया सबसे पहले, इसलिए इसे हेनरी के नियम के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखो इसे हम क्या है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पूरा नहीं हो पाता, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।